हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर दैट इज़ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चैप्टर में ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री के बारे में समझा और हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी कि इंडस्ट्री का रोल क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें एक्चुअली इसमें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले हमें इंडस्ट्री पढ़ना था। इंडस्ट्री के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रोल, सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री ये हो चुका है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी हो चुका है, यानी कि पब्लिक सेक्टर को क्या क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, एक्चुअली क्या वो रीजंस थे जिनकी वजह से स्टेट को या फिर पब्लिक सेक्टर को पार्टिसिपेट करना पड़ा, उसका कंट्रीब्यूट करना पड़ा उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना हमने फर्स्ट लेक्चर हमने बोर्ड पे कवर किया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरा लैपटॉप वॉज नॉट वर्किंग वेल। तो ये सब चीज़ें पढ़ी थी। इंडस्ट्री क्या होता है, उसका रोल, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ये कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अगर आपको रिकॉल करने हैं तो आप कर सकते हो ऑफ कोर्स। सेंटर ऑफ कंट्रीज़ ग्रोथ, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग होता है, पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और पोस्ट ग्रोथ। ये 7 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, रोल, सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस, राइट। इसके बाद मैंने क्या बताया, हमने पढ़ा था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में कैपिटल की कमी थी। एक तो ये रीज़न था कि पब्लिक सेक्टर को खरीदना पड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। दूसरा आपका पॉइंट क्या आता है, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि एक मार्केट नहीं था, डिमांड की कमी थी, इनकम की कमी थी और एक विशियस सर्कल था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तीसरा पॉइंट आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर प्राइवेट सेक्टर कहीं भी काम करता है तो उसका फर्स्ट और प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो क्योंकि सरकार चाहती थी कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न ना हो, सोशल वेलफेयर भी, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा। तो ये सारे ही पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कहानी कंप्लीट। अब इसके बाद आज का हमारा टॉपिक, आज हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956। अभी IPR 1956 क्या है, देखो सिंपली जब सरकार ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, पब्लिक सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, यानी कि वो क्या करेगा, वो भी इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे। तो इसके साथ साथ ना उन्होंने कुछ नए नियम कायदे कानून ले आए। सिंपल, ठीक है, कुछ नए नियम कायदे कानून ले आए, जैसे हम किस नाम से जानते हैं, IPR 1956, यानी कि ये सब 1956 में आया होगा ऑब्वियसली। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी कि IPR 1956 सिंपली क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR 1956, यहाँ पे ये लिखा, was a clear declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization। सिंपली ये डिक्लेरेशन था कि अब सरकार भी पार्टिसिपेट करेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, और सिर्फ ऐसे वैसे पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसका लीडिंग रोल होगा, उसका प्राइमरी रोल होगा। ठीक है, सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का होगा। प्राइवेट सेक्टर पीछे है, पहले पब्लिक सेक्टर है आपका, राइट। IPR laid a रोड मैप ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान। सेकेंड 5-year प्लान जो हमारा था, फर्स्ट हमारा 5-year प्लान कब था, 51 से 55, याद है, 51 से 56 एक्चुअली। ये IPR कब आया, 1956 में। 56 से ही हमारा सेकेंड ईयर प्लान आया था, सेकेंड 5-year प्लान, अगर आपको याद हो, ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट से सेकेंड चैप्टर में। तो जब सेकेंड 5-year प्लान आया तो उसके लिए इसने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट किया। मतलब सेकेंड 5-year प्लान जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, वो इस वजह से भी था क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था हमारा स्टार्ट हो चुका था, और पब्लिक सेक्टर का बहुत अच्छा रोल था उसमें। इट वॉज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। सिर्फ ग्रोथ नहीं अचीव करनी होती, हमको सोशल जस्टिस भी चाहिए, सोशल वेलफेयर भी चाहिए, जो कि पॉसिबल था पब्लिक सेक्टर के हाथों में, पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। तो ये सारा काम स्टार्ट हुआ। अब कैसे कैसे हुआ, इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ IPR 1956। क्या फीचर्स हैं, फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 फीचर्स हैं। सबसे पहले 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि कुछ क्लासिफिकेशन हुआ इंडस्ट्रीज़ का, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3-fold क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो भी आपको लाइसेंसिंग करनी होती है, लाइसेंस चाहिए होता है, उससे रिलेटेड कुछ नियम कायदे आए। तीसरा इंडस्ट्रियल कंसेशन मिलेगा। क्या क्या ये चीज़ें प्रोसेस हैं, क्या है ये सब, ये हम अब पढ़ते हैं।
सबसे पहला आता है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखो, जब हम बात करते हैं थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, 3 कैटेगरीज़ में बांट दिया। अब 3 कैटेगरीज़ कौन सी हैं? सबसे पहली कैटेगरी है दोज विच वुड बी इस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पहली तो ऐसी कंपनीज या फिर ऐसी एंटरप्राइजेस, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कैसे इस्टेब्लिश होंगी, कैसे डेवलप होंगी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर की वो कंपनियाँ होंगी। पहली तो ये हो गई। दूसरी, जो कि बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरह स्टैब्लिश होंगी, वेयर प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले ओनली अ सेकेंड रोल। पहली तो हो गई कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार वाला। दूसरा हो गया पब्लिक और प्राइवेट दोनों की तरह स्टैब्लिश होंगी, पर वहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होंगे उनका सेकेंडरी रोल होगा, मेन रोल किसका होगा, पब्लिक का। क्योंकि अभी हमने आईपीआर में पढ़ा ना, जब मैंने बताया था कि लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर का था, तो यहाँ पर भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का प्राइमरी और लीडिंग रोल होगा, सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का होगा। और तीसरे में वो आ जाएंगी वो सारी इंडस्ट्रीज विच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी, यानी कि जैसे सिर्फ प्राइवेट जो हो गए, सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वो आ जाएंगी एक तरह से थर्ड वाली कैटेगरी में। तो 3 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। सिंपल है, ये तो ईजी सा पॉइंट था। 3 कैटेगरीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली आती है कि वो जो कि एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तौर पे इस्टेब्लिश और डेवलप की जाएंगी। दूसरा आ जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों की तरह से वो इस्टेब्लिश की जाएंगी, और जिसमें कि प्राइवेट का आपका सेकेंडरी रोल होगा, पब्लिक का आपका प्राइमरी और लीडिंग रोल होगा। तीसरी आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, या फिर कह लो कि ये जो 2 कैटेगरीज है इनके अलावा जो भी बच गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट, वो आ जाएंगी आपकी थर्ड कैटेगरी में। तो ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज़ का। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि लाइसेंस से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ किया होगा, नया कानून लेकर आए होंगे। अब लाइसेंस क्या है, कुल मिलाकर के, क्योंकि देखो सरकार ने जब कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, पार्टिसिपेशन किया, तो उसका मकसद क्या था, वो ये चाहते थे कि सोशल वेलफेयर हो, समाज का भला हो। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो प्रॉफिट से तो हो ही रही है, वो कौन अर्न कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज। तो समाज का भला कौन करेगा जब हम प्रॉफिट ही अर्न करते रह जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, एक लाइसेंसिंग पॉलिसी नई लेकर के आए। ठीक है, license policy was established by the government to promote regional equality, to promote social welfare, social justice. Private entrepreneurs जो थे, they were asked to establish only through licensing process. मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी तुम अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो। बिना लाइसेंस के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि जब मन चाहा जहाँ चाहा तुमने अपनी नई फर्म खोल ली, ऐसे नहीं करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जिससे कि वो क्या करें, रीजनल इक्वालिटी प्रमोट कर सके, सोशल वेलफेयर हो सके। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे, उनको बोला कि बैकवर्ड रीजन्स में तुमको अपनी फर्म खोलनी पड़ेगी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहती है खुद को, तो क्या करना पड़ेगा, उसको बैकवर्ड रीजन में अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी, तभी तुमको लाइसेंस मिलेगा। समझ आ रहा है, यानी कि एक तो ये काम किया कि लाइसेंस शुरू कर दिया। अब लाइसेंस भी ऐसे वैसे नहीं मिलेगा, लाइसेंस तभी मिलेगा जब तुम बैकवर्ड रीजन्स में अपनी एंटरप्राइजेस, अपनी जो फर्म है वो स्टैब्लिश करोगे। उससे क्या होगा, अब जब वो बैकवर्ड रीजन में अपनी कंपनी खोलेंगे, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ पर सोशल जस्टिस होगा, सोशल वेलफेयर होगा, रीजनल इक्वालिटी मेंटेन पाएगी कि नहीं तो सारे लोग अर्बन एरियाज़ में और बड़े बड़े सिटीज़ में ही खोल लें अपनी इंडस्ट्रीज़, और इससे क्या होगा, वहीं के लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, वहीं के लोग कमाएंगे। रीजनल इनइक्वालिटी ज़्यादा प्रमोट हो रही थी इससे। पर अब सरकार ने क्या किया, लाइसेंस तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगा, जब तुम बैकवर्ड रीजन में अपनी कंपनी खोलो। ठीक है, और ये क्यों था, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट। जैसे कि सिर्फ तुम प्रॉफिट ना कमाओ, सोशल वेलफेयर हमें भी कुछ करके दो अगर हमारे यहाँ कुछ कर रहे हो तो। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड न्यू लाइसेंस। दोनों तरह की इंडस्ट्रीज जो थी, उन दोनों को ही न्यू लाइसेंस चाहिए था। दोनों तरह की कौन सी, एक तो वो जो खुद नए इस्टेब्लिश होना चाहती हैं, और दूसरी वो जो थोड़ा एक्सपेंड करना चाहती हैं, जैसे कि अपना प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए लाइसेंस लो। अगर तुमको अपने प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ानी है तो उसके लिए लाइसेंस लो, मतलब फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉर्म एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्जिस्टिंग वंस। तो ये समझ आया लाइसेंसिंग वाला प्रोसेस। एक तो लाइसेंसिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट की सरकार ने, और ये क्योंकि
मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कंपल्सरी कर दिया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही साथ लाइसेंसिंग पे भी एक शर्त रख दी कि लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप बैकवर्ड रीजन में अपने आप को स्टैब्लिश करोगे, जिससे कि आपका रीजनल इक्वालिटी, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस ये सब प्रमोट हो। साथ ही साथ लाइसेंस दोनों तरह की फॉर्म्स को लेना पड़ेगा, अगर वो नया खुद को स्टैब्लिश करना चाहते हैं नई फॉर्म, या फिर वो एग्जिस्टिंग वन जो है उनको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो लाइसेंसिंग समझ आ गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल कंसेशन। कंसेशन मतलब कुछ कमी करना, कटौती होता है ना, कंसेशन दे दो हमको थोड़ा सा, ठीक है। अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो थे दे वर प्रोवाइडेड इन रिडक्शन इन टैक्सेस। उनको लाइसेंस मिल गया, उन्होंने बैकवर्ड रीजन में अपनी कंपनी खोली, तो वो सरकार नहीं सोची कि यार इनको भी थोड़ा सा फ़ायदा दे दे, जिससे और थोड़ा मोटिवेट हो जाए और बैकवर्ड रीजन में अपनी कंपनीज खोलें, जिससे कि और एम्प्लॉयमेंट बढ़े, रीजनल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस बढ़े। तो ये सब करने के लिए उन्होंने उनको कंसेशन दिया, कंसेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, या फिर टैक्सेस कम कर दिए, टैक्स अब हम कम लगाएंगे तो बैकवर्ड रीजन में खोल लो, अब हम तुमको सब्सिडी देंगे, तुम बैकवर्ड रीजन में खोलो अपनी कंपनी। तो क्या किया, टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, सब्सिडीज दी किस पर, पावर पर, और सप्लाई टू इस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन बैकवर्ड रीजन्स। तो ये सब कुल मिलाकर के सरकार ने किया। ये जो इंडस्ट्रियल कंसेशंस थे इनसे क्या था, वो सोचते थे कि रीजनल इक्वालिटी प्रमोट होगी। तो कुल मिला के जो तीनों पॉइंट्स थे, तीनों में ही हमारा मेन मकसद क्या है कि रीजनल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, ये सारा काम करना था सरकार को। तो इसीलिए उसने क्या किया, ये तीनों काम किए। तीनों काम क्या थे, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और तीसरा है इंडस्ट्रियल क्लास कंसेशन। तो ये तीनों ही पॉइंट समझ आ गए। IPR क्या है ये समझ आ गया, यही IPR है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। यानी कि 1956 में जब पब्लिक सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, पार्टिसिपेट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में, तो उसने ये काम किए, नई चीज़ें करी, जिससे कि लोगों का सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ का सिर्फ वो ना रहे, कंट्रोल ना रहे, और वो सिर्फ प्रॉफिट्स ना अर्न करे, बल्कि सोशल वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट करें, सोशल जस्टिस में भी कंट्रीब्यूट करें, और एक इक्वालिटी मेंटेन रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो नहीं बोलगी, पर मैं एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों की इनकम बढ़े, जिससे कि हम और आगे इन्वेस्टमेंट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, GDP बढ़े। ये सारे काम करने के लिए सरकार ने ये सब किया, और इसी को हम कहते हैं IPR 1956। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनका भी डेवलपमेंट हुआ। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, सिंपल 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल मतलब जो बहुत बड़े लेवल पर है, जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनका इनकम भी बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब सब कुछ बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो बड़े बड़े शहरों में, या फिर आप कह लो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते होंगे, राइट। मीडियम इंटरफेसिस भी थोड़ी सी कम होती है, पर मतलब आप कह लो उसी कैटेगरी में आ जाती हैं। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं उसका कॉन्सेप्ट भी नया लेकर के आया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, देखो मतलब आप कह लो इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पर जो बहुत छोटे लेवल पर करते हैं ना, जैसे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो, जैसे आपने देखा होगा लेडीज़ क्या करती हैं, घर पे पापड़ बना रही है और वो क्या कर रही है, फिर बाज़ार में जा कर के बेच रही हैं। अब धीरे धीरे करके उनका थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड हो रहा है बिजनेस, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, समझ पा रहे हो। तो ये होते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस जो छोटे लेवल पर होते हैं बहुत ज़्यादा। इनमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, इनमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, और इनकम भी सफिशेंट हो जाती है। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है इज़ द वन whose investment does not exceed ₹5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में, तभी जाके वो स्मॉल स्केल मानी जाएगी। क्योंकि अगर 5 करोड़ से ज़्यादा कर लिया तो फिर तो आपके पास बहुत पैसा है, यानी कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, मीडियम में आ जाएगी। स्मॉल स्केल कौन सी होती है, 5 करोड़ तक उसका इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। और ये 5 करोड़ वाला जो लिमिट है ये अभी किया गया है। शुरुआत में अगर प्लानिंग के टाइम की बात करें 1950s में, तब ये क्या था, तब ये लिमिट थी 5 लाख रुपए। 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था पहले, पर अब ये लिमिट कितनी है याद रखना है, ₹5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे आजकल बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगे हैं।
मतलब उनको ये कह लो सब्सिडी मिलती है, उनको टैक्सेस पे रिडक्शन होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सरकार उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आती है। आपने MSME का नाम सुना होगा, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज़, और इसको जो रेगुलेट करता है, इनको ना अलग से इनको फंड्स मिलते हैं, इनको पैसा मिलता है कि ये अपना स्टार्टअप, एक काइंड ऑफ स्टार्टअप ही हो गया, छोटा है तो ये स्टार्ट करें कोई नई चीज़ जिससे कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए जैसे MSMEs जो होती हैं, मीडियम एंड स्मॉल MSMEs, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो इनको कौन रेगुलेट करता है? SIDBI, अगर आपने नाम सुना हो SIDBI का, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती है, उन्हीं को लोन देती है, इनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, इनको काफ़ी सारी छूट मिलती हैं, तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। आप इस तरीके से अपना एक स्टार्टअप कर सकते हो और साथ ही साथ आप अर्न कर सकते हो अच्छा खासा, राइट। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज़ वर एस्टैब्लिश टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इनका मकसद यही था कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वाज अंडरलाइन बाय कार्वे कमेटी। ये आपको याद रखना है, कार्वे कमेटी इन 1955, यानी कि एक कमेटी थी। कोई भी नई चीज़ आती है ना, वो किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आती है। मतलब एक मीटिंग होती है, कमेटी मतलब ग्रुप, उनकी मीटिंग होती है, वो लोग ना डिस्कशन करते हैं, उनका एक हेड होता है, उन्हीं के हेड के नाम पे वो कमेटी का नाम रख दिया जाता है। जैसे कोई भी हेड होंगे, उनका नाम या सरनेम स्पेशली कार्वे होगा, ठीक है, कर्वे या कार्वे, तो उनके नाम पे इस कमेटी का नाम रख दिया। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ये क्या आई थी, ये एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, इसका एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है समझ आ गया। ये इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ₹5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहले 5 लाख रुपये था। कार्वे कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी 1955 में। ये होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के। फीचर्स क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के? सबसे पहले तो ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, दूसरा नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, और तीसरा फ्लेक्सिबल इन लोकेशन। बहुत ईजीएस्ट मतलब कह लो पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ठीक है, फटाफट ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले आता है लेबर इंटेंसिव। अब देखो नाम से समझ आ रहा है लेबर इंटेंसिव, पता है आपको क्या होता है, यानी कि जहाँ पर लेबर का ज़्यादा यूज़ हो। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्केल ज़्यादा है, वो बहुत बड़े स्तर पर इस्टेब्लिश्ड हैं, उनमें कह लो आप प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हो तो आप सोचते हो ना कि हम लेबर को हटा करके मशीन्स यूज़ करें, कैपिटल गुड्स यूज़ करें, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो और अच्छे से हो, राइट। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, थोड़ा सा ना एम्प्लॉयमेंट कम करती हैं, या फिर आप कह लो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करती हैं। पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्योंकि वो इतनी केपेबल नहीं होती हैं शुरू में कि वो बड़ी बड़ी मशीनरी ख़रीद सकें, इतना सारा मशीन्स वगैरह ख़रीद सकें, तो वो यूजुअली लेबर इंटेंसिव होती हैं। मतलब आप कह लो लेबर ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉयड होती है, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज़ आर जनरली लेबर इंटेंसिव वेयर लार्ज इंडस्ट्रीज़ आर यूजुअली कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। इसीलिए जो एक्सरसाइज है वो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। फॉर द इंक्लूड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, वो लेबर इंटेंसिव होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। और एक्सरसाइज को इसीलिए प्रमोट किया जाने लगा तब से। उन्होंने देखा कि यार इससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये लोग मशीन यूज़ करते नहीं, क्योंकि छोटे लेवल पर काम हो रहा है, मशीन का यूज़ भी नहीं, और सबसे बड़ी बात उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मशीन भी लें, और ज़रूरत भी नहीं है पहली बात, क्योंकि छोटे लेवल पर काम हो रहा है तो लोगों से काम चल जाएगा, इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई इससे ना हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर सकते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाने लगा। तो पहला तो ये फीचर हो गया कि ये लेबर इंटेंसिव होती हैं, ठीक है, छोटे स्तर पर है, लेबर इंटेंसिव है। दूसरा आपका पॉइंट आता है कि ये जो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनमें ना बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, दे नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इस्टेब्लिश करने के लिए। जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको तो ह्यूज कैपिटल चाहिए होगी ऑब्वियसली। अगर आप बहुत बड़े लेवल पर इस्टेब्लिश करो, आपको बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, इतनी सारी मशीन चाहिए, फिर आप अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करोगे, फैक्ट्री बनवाओगे, मशीन्स लाओगे, फंड्स लाओगे, रॉ मटेरियल, तो बहुत सारा ह्यूज कैपिटल चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें आपको छोटा सा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा तामझाम नहीं है, आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। आपका
रेंट या फिर लैंड और ये सब तो खर्चा नहीं है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, इक्विटी प्रमोट होती है बाय एम्प्लॉइंग ग्रेटर पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि इक्विटी कैसे प्रमोट हो रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है, और कम से कम पैसा आपका लग रहा है। तो एक्सरसाइज क्या है, इसीलिए इक्वालिटी आपकी प्रमोट करती है, इक्विटी को प्रमोट करती है, सोशल वेलफेयर करती है आपका, और आप क्या कह सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, राइट। तो ये सारी ही चीज़ों में एक्सरसाइज यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इनमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है लास्ट, फ्लेक्सिबल इन लोकेशन, यानी कि लोकेशन फ्रेंडली होती हैं, लोकेशन में इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कैसे होती है, देखो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं दे आर नॉट लोकेशन फ्रेंडली एंड इनकर अ हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो यूजुअली बीचों बीच शहर में या फिर मतलब ऐसे एरिया में नहीं इस्टेब्लिश होते हैं, वो थोड़ा दूर जा कर के होते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए होती है। अब आपने कहीं जहाँ भी आप लोकेलिटी में रहते हो, आपने ऐसे तो कोई नहीं देखा होगा कि कोई आपकी कॉलोनी है, कोई एरिया है, उसके बीचों बीच बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, ऐसा तो नहीं देखा होगा ना। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल अलग जा कर के होते हैं, और क्योंकि वो बिल्कुल अलग जा कर के होती है तो उसमें देखो पैसा ज़्यादा लगता है। पैसा ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि जो उनका रॉ मटेरियल आता है कहीं से भी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। पर इसी बात पे अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल इन लोकेशन, क्योंकि उनमें रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा चाहिए नहीं। और मैंने बताया कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहीं भी, छोटे स्केल पर आप कहीं भी इस्टेब्लिश कर दो, उसका कोई वो नहीं है कि आपको दूर जाकर ही करनी है। और क्योंकि आप कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, आपको रॉ मटेरियल आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी मंगवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से नहीं मंगवाना, वहाँ से नहीं मंगवाना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम आती है, साथ ही साथ रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लोकेशन फ्रेंडली है, लोकेशन में क्या है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इट इज़ देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी जहाँ आपका अर्बन एरिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आपके रूरल एरियाज़ भी ग्रो करेंगे, और हर जगह आपकी ग्रोथ होगी, कुल मिला के इक्वालिटी रहेगी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी, इक्वल रीजनल ग्रोथ होगी, समझ रहे हो। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला था आपका लेबर इंटेंसिव, ओके, दूसरा था नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट, तीसरा है आपका फ्लेक्सिबल इन लोकेशन। ये 3 पॉइंट्स तो हो गए उसके आपके फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब जो मैंने आपको इससे पहले IPR पढ़ाया था, उसके किसी को फीचर्स याद है। जब मैं IPR की बात करती हूँ उसमें मैंने 3 फीचर्स क्या बताए थे। सबसे पहला तो आपका थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन बताया था, यानी कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग प्रोसेस में जाना पड़ता था, लाइसेंसिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता था, लाइसेंसेस आपके बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिए थे। फिर लास्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल कंसेशन उनको प्रोवाइड किया जाता था अगर वो बैकवर्ड एरियाज़ में अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये 3 आपके किसके फीचर्स हैं, IPR के। ये 3 आपके किसके फीचर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, लेबर इंटेंसिव, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लोकेशन फ्रेंडली, ठीक है। और इसी के साथ आपका आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।